ऐसी जगह है दिन के अगर दोपहर में 2 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय भी उजाला नहीं है। बहुत सारे बच्चा सांप की काटने से मरा है यहाँ, वो किसी को पता नहीं है, हमें पता है ना। मुफ्त के राशन खाने से लेकर दिल्ली वालों की नौकरियां खाने का काम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आम आदमी पार्टी के इशारों पर हो रहा है। तो अगर रोहिंग्या हैं दिल्ली में तो पकड़ते क्यों नहीं है? अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो वो ये पकड़ते क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? अमित शाह जी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हम भी बंगाल के रहने वाले, हल्दिया कलकत्ता का, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो नहीं मानते। पुलिस वाला आता है पूछता है तो हम बोलते तो हमारे बात मानते ही नहीं वो लोग। क्या बोलता है? वो लोग कहता है कि नहीं तुम ही भी बंगाली बोलते हो तो तुम ही बांग्लादेशी हो। दिल्ली के चुनाव में जो रिफ्यूजीज़ हैं या जो शरणार्थी हैं और या उनके घुसपैठ का कथित घुसपैठ का मसला है, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग रोहिंग्या यानी म्यांमार से आए हुए मुस्लिमों को और बांग्लादेश से आए लोगों को बार बार अपनी सुविधा के हिसाब से, खासकर पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से अपने निशाने पर लेते रहते हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या है? कहाँ रहते हैं? कैसे रहते हैं वो लोग जिनको बार बार घुसपैठिया कहा जाता है? उनमें एक फाँक है। फाँक ये भी है कि कुछ अधिकृत है, कुछ अनधिकृत है, कुछ कई सालों पहले आए लेकिन वो टैग, वो घुसपैठिए का टैग हो, चाहे जो कोई भी टैग आप इस्तेमाल करिए अपनी सहूलियत से, उससे पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। इस बीच में बहुत सारी कवायदें हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की जांच जो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी ज़रूरी है, ऐसा भी दावा किया जाता है। तो हम लोग इस बातचीत की शुरुआत, इस रिपोर्ट की शुरुआत कालिंदी कुंज के इस इलाके से करते हैं, जहां पे रोहिंग्या से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक अस्थायी बसावट है। ये पूरी झुग्गी झोपड़ी है। आइए देखते सुनते हैं पूरी कहानी क्या है। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, वो किस पार्टी का विधायक है जिसके हस्ताक्षर हो, जिसका लेटर हेड हो और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को दिल्ली में बसने की पूरे कागज तैयार किए गए हों? ये कोई और नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी, अतिशी जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, उनके नेताओं के लेटर हेड पर ये जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं। आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड बन रहे हैं। मुफ्त के राशन खाने से लेकर दिल्ली वालों की नौकरियां खाने का काम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आम आदमी पार्टी के इशारों पर हो रहा है। देखो, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पुलों के नीचे हर जगह बसे हुए हैं। ये चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सभी अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बनाना चाहते हैं, देशवासियों को गरीबों को हक उनको देना चाहते हैं। इसीलिए ये सर्वविदित है कि जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके कार्ड बनेंगे, आधार कार्ड बनेंगे, उनको सर्टिफाइड करने के लिए आम आदमी पार्टी का विधायक मिलेगा आपको, कांग्रेस का विधायक मिलेगा आपको। रोहिंग्या अगर कर रहे हैं तो रोहिंग्या की पहली चीज, 2 चीजें हैं। रोहिंग्या को दिल्ली लेके कौन आया? रोहिंग्या तो बर्मा से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉस कैसे किया उन्होंने? वो भी तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी थी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दिल्ली तक पहुंचे कैसे? वो भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। गृह मंत्री हैं देश के। दिल्ली के अंदर उनको लाके बसाया किसने? उन्होंने ही बसाया। उन्हें ही पता है कहाँ रोहिंग्या है। तो अगर रोहिंग्या हैं दिल्ली में तो पकड़ते क्यों नहीं है? अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो वो ये पकड़ते क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? अमित शाह जी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? इन तमाम दावों की पड़ताल शुरू हुई कालिंदी कुंज में बने रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप से। सर यहाँ से बस 30 घर है हमारे। कितना लोग होगा 30 घर में अंदाजन मोटा मोटी? 30 घर में 100-150 लोग हैं। 100-150। हम यहाँ जितना लोग रह रहे हैं सब पुलिस के पास है, सरकार के पास है, सरकार को सब पता है। अगर आएगा भी तो ये पूछता है कि बाहर का कोई भी लोग आएगा तो रहने नहीं देना। हमारे पास तो रहने के लिए खुद का जगह नहीं है, हम किसी और को कैसे रहने देंगे? लेकिन पूरी बहस में जानने के पहले जानना ज़रूरी है कि रोहिंग्या भारत आए कैसे।
बैक स्टोरी है। कई सदियों से रोहिंग्या अराकान नाम के एक स्वतंत्र साम्राज्य में रहा करते थे। अराकान अब आपको नक्शे पे नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको रखाइन स्टेट लिखा हुआ मिलेगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अरब व्यापारी बर्मा पहुंचते हैं, यानी अराकान के उस हिस्से में पहुंचते हैं। वहाँ पर मौजूद रोहिंग्या अरब व्यापारियों के ज़रिए इस्लाम के संपर्क में आते हैं। 18वीं शताब्दी में बर्मा के राजा ने अराकान पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ रहने वाले रोहिंग्या और रोहिंग्या मुस्लिम वो चले आए भारत में, भारत के उस हिस्से में जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस समय तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था, उसमें बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, भारत ही था सारा। तो वो वहाँ पे चले आए। वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने, खासकर हिरम कॉक्स के जिम्मे ये काम आया कि वो रोहिंग्या मुस्लिमों की रिहेबिलिटेशन में मदद करें, तो उन्होंने की भी। इसलिए बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार नाम की जगह आपको दिखाई देती है नक्शे पे। कुछ रोहिंग्या मुस्लिम भारत से बाहर वापस बर्मा की ओर भी गए। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां थी, तो उस समय भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था बर्मा में। कभी ब्रिटेन का आक्रमण हो रहा था, कभी जापान का आक्रमण हो रहा था। इस वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी, इसका भी प्रभाव रोहिंग्या मुसलमानों पर पड़ रहा था। लेकिन साल 1948 जो है वो एक निर्णायक साल था। इस साल जो है बर्मा की नई सरकार जो बनी, उनकी रोहिंग्या मुसलमानों से एक तीखी नोकझोंक शुरू हुई, एक हिंसक झड़प शुरू हुई, क्योंकि सरकार और स्थानीय लोग रोहिंग्या मुसलमानों पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बाहर से आए हैं। बाहर से कहाँ से? बांग्लादेश से आए हैं। और चूंकि बांग्लादेश से आए हैं, इसलिए बार बार इनको बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश होती। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इसमें भी रोहिंग्या मुसलमानों को नुकसान झेलना पड़ा था। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ से भी एक मिलिशिया खड़ा हुआ था, आर्म्ड मिलिशिया खड़ा हुआ था, उसने भी अटैक्स किए थे। ये भी इल्ज़ाम लगते हैं रोहिंग्या मुसलमानों के जो आउटफिट्स रहे उन पर। फिर धीरे धीरे सालों तक, दशकों तक निजाम बदलते रहे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की और बर्मा के सरकार की और बर्मा के एथनिक लोगों से लड़ाई चलती रही। साल 1997 में एक निर्णायक झड़प शुरू हुई। ये झड़प थी बर्मा यानी म्यांमार में मौजूद बुद्धिस्टों यानी बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच। क्योंकि बांग्लादेश जब भी इनको डिपोर्ट किया जाता है या जब भी डेट भाग कर आते थे, तो बांग्लादेश और म्यांमार प्रत्यर्पण संधि के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज देते थे, लेकिन वो फिर से भाग कर आते थे। लेकिन साल 1997 में बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और साल 2012 आते आते वहाँ पर कत्लेआम शुरू हो गया। खबरें छपी कि बौद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन कर मारा है। इस वजह से रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से भागकर भारत आए और अलग अलग हिस्सों में फैले। अगर आधिकारिक दावों के हिसाब से बात करें, यूएन की वेबसाइट के हिसाब से बात करें और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के हवाले से बात करें, तो रोहिंग्या मुसलमानों का आज भी कोई वतन मौजूद नहीं है। देश में लड़ाई हो रहा, बुद्धिस्ट मुसल सरकारी ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, हम लोगों को बंद कर देता है, काम करवाता है, जैसे जेल का कैदी वगैरह का काम करवाता है ऐसे ही। जब से हमारे लिए इंसान की तरह वायर नहीं करता है, इसी की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और यहाँ की सरकार ने हमें मदद किया है, मोदी सरकार ने हमें मदद किया है रहने के लिए, जो भी तो हम रह पा रहे। भाई साहब, हमें इंसान की तरह नहीं माना जाता है ना, इसलिए हमें वहाँ से यहाँ भाग के आना पड़ा। बौद्ध लोग करते थे, जो बुद्ध को मानते थे वो लोग करते थे। वो लोग करता था। जो खबरें आती थी कि बुद्ध अभी भी चल रहा लड़ाई, अभी भी बहुत रोहिंग्या मारा जा रहा उधर। जो वहाँ से भाग के आ पाया, जो नहीं आ पाया, उसका साथ अभी भी जुल्म हो रहा है, उसको भी अभी मारा जा रहा है। इन तमाम लोगों के पास आज भी कोई पक्की ज़मीन, पक्की पहचान नहीं है, न कोई पक्का घर। बस संयुक्त राष्ट्र का दिया एक शरणार्थी पहचान पत्र है, जिसे हर 2 सालों पर रिन्यू करवाना होता है। हमारे पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली यूनिसेफ का कार्ड है हमारे पास। इस कार्ड का धारक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के जनादेश के तहत एक शरणार्थी हैं। एक शरणार्थी के रूप में यह विशेष रूप से मनमाने ढंग से हिरासत या अपने देश या किसी अन्य देश में जहां उसके जीवन या संतति के लिए खतरे का सामना करना होगा, जबरन वापसी से रक्षा की जानी चाहिए। भारत में अपने प्रवास के दौरान धारक को
राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का दायित्व है। इसको गली कहा जाए या कि दो घरों के एक घर के पिछवाड़े और एक घर के मुख्य द्वार के बीच का अंतर कहा जाए, इसमें काफ़ी बहस की जा सकती है। तो ऊपर से तिरपाल पड़े हुए हैं, बांस की खपच्चियों से रोका गया है, तारें जा रही हैं यहाँ से, तारों पे किसी तरह से कटिया मार के बिजली का कनेक्शन करके बल्ब वगैरह जैसी चीज़ें लटकाई गई हैं कि रात को थोड़ा उजाला हो सके। यही है रास्ता। इसमें चप्पलें वगैरह पड़ी हुई हैं, कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बारिश के दिनों में क्या हाल होता होगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक छोटे से इलाके में वो प्लाईवुड, बांसों और तिरपाल के बने घरों में महदूद हैं। ये बस्ती ऐसी जिनमें दोपहर 12 बजे की धूप भी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। ज़रूरी सुविधाएं तो छोड़ ही दीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ सांप काटते हुए मर गए। अभी भी और सांप मिलता होगा? हाँ, सांप तो मिलता है, वो किसी को पता नहीं है, हमें पता है ना। बहुत सारे बच्चा सांप की काटने से मरा है यहाँ। यही खुला जगह में ही जाते हैं। अच्छा, महिलाएं भी, औरतें भी सब? जी। अच्छा। और पानी के लिए भी सुविधा नहीं है, टैंकर आते तो भी पानी भर पाता है। रोहिंग्या मुसलमानों के बाद बारी आती है बांग्लादेश से आए लोगों की। साल 1971, इस साल बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। भारत और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उस हिस्से के बीच में भारत पाकिस्तान पे युद्ध हुआ। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन जब यह युद्ध हो रहा था, उस समय बांग्लादेश से लाखों की संख्या में शरणार्थी इंडिया में आते हैं शरण लेने, जान बचाने। जब बांग्लादेश बन गया युद्ध जीतने के बाद, तो कई सारे लोग अपने देश वापस चले गए, बांग्लादेश वापस चले गए। लेकिन एक बड़ा हिस्सा तब भी इंडिया में रह गया। उस हिस्से ने जो इंडिया में रह गया, उसने बंगाल में, बिहार में, यूपी के कुछ हिस्से में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ जिन हिस्सों में उन्हें रोज़गार के, रहने खाने के अवसर मिले, बांग्लादेशियों का वो जत्था वहाँ जाकर रहने लगा, काम करने लगा। इससे भी इक्वेशन थोड़े बनने लगे। फिर बाद के वर्षों में जब भी बांग्लादेश और भारत के कंपैरिजन का सिनारियो बना, उसमें तब तक बांग्लादेश के बाशिंदों को, वहाँ के रहवासियों को, नागरिकों को भारत एक ज़्यादा बेहतर देश लगा अपने देश के मुकाबले, जहाँ ज़्यादा संसाधन थे, नौकरियाँ और कमाने के लिए ज़्यादा मौके मौजूद थे, ज़्यादा रास्ते मौजूद थे। इसलिए लगातार वहाँ से इनफ्लो बढ़ता गया। देखिए, मैं 50 साल पहले जाऊंगा। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उससे पहले जब ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको हम अब बांग्लादेश कहते हैं, कत्लेआम हो रहा था, और उस टाइम करीब 90 लाख और 1 करोड़ के करीब बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए थे। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से अपील की, पूरी दुनिया से अपील की कि हमें इस संकट से बचाओ। किसी ने नहीं की। तो फिर फाइनली हमें खुद ही उन लोगों को अपने यहाँ पे शरण देनी पड़ी, रखना पड़ा। और उस टाइम मुझे याद है, मैं रहता था दिल्ली में मिंटो रोड एरिया में, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे इतनी यादें हैं, 8-9 साल का था, कि बहुत सारे बंगाली परिवार भी आए थे, है ना। उसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। उनके नामों से अब मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था, है ना, कि अशोक और अब्दुल का फ़र्क नहीं पता था। और वो सब वापस नहीं गए, और वो यहाँ पे ही रहे। देखिए, उसको हम बीते हुए 51 साल हो गए हैं, और जो वो आ भी गया तो उसको वो दिल्ली का हिस्सा बन चुका है, ये इस देश का हिस्सा बन चुका है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। कहा जाता है कि जो लोग बांग्लादेश से दिल्ली आए वो अलग अलग इलाकों में बस गए। अगर दिल्ली के नक्शे पर देखें तो बांग्लादेश के शरणार्थियों की बसाहटें दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। समय के साथ ये लोग दिल्ली के कामों में मसरूफ हो गए। और बांग्लादेशी जो लोग इंडिया में रहने आए, उन्होंने कमाई का एक जरिया चुना। खासकर दिल्ली में उन्हें कूड़े में से, कूड़े की जो उपयोगी वस्तुएं थीं, कूड़े में मौजूद जो भी चीज़ें जिनका कुछ मूल्य मिल सकता था, उन्होंने इसका कारोबार शुरू किया। इसीलिए जब आप सीमापुरी, जैसे ये जो इलाका है जहाँ पे हम हैं, और जहांगीरपुरी और कालिंदी कुंज, इन इलाकों में जब जाएंगे तो उन इलाकों में जहाँ पर बांग्लादेशियों के घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं, वहाँ पे अमूमन आपको कूड़े का कारोबार होता दिखाई देगा। और बांग्लादेशी वो कबाड़े का काम करते नहीं है, उन्हें तो एलर्जी हो तो
झाड़ू पोछा का काम करते, वो थोड़ी कोठी हो क्या कबाड़े का काम करते? कबाड़े का काम तो हल्दिया का लोग करते, वो तो कोठियों में सफाई बर्तन करने जाते, क्योंकि वो कबाड़ा बीनते नहीं है, उन्हें घिन आता है। बंगाली जो हमारा हल्दिया का है उन लोग ही कबाड़ा बीनते हैं। दिल्ली एनसीआर में खासकर अगर आप देखेंगे तो कई बार घरों में हाउस होल्ड में काम करने वाली मेड्स, काम करने वाली महिलाएं, वो अक्सर बांग्लादेश या उन सीमावर्ती इलाकों की होती हैं। वो महिलाएं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, खासकर बंगाल के कुछ चुनिंदा इलाकों से। कि दिल्ली में 1970 और 80 के दशक में जो घरों में काम करने वाली महिलाएं थीं वो सब दक्षिण भारतीय थी, उनको कहते थे मद्रासी महिला। आज की तारीख में कोई नहीं मिलेगी आपको। अब सब घरों में, जिधर हम बैठे हुए इस एरिया में भी सब बंगाली महिलाएं काम कर रही हैं, सब बंगाली महिलाएं काम कर रही हैं, घरों में काम करती। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना नाम जो हिंदू नाम बताती हैं और वो होती मुसलमान है। हम लोग सारे कलकत्ता की है, ठीक है। पहले किसी ज़माने में रहते थे बांग्लादेशी, तो वो जब उठा रहे थे ना सब, तो वो लोग भाग गए। मैं सैकड़ों में 1-2 होगा, कहीं होगा। तो इधर मतलब यहाँ पे अभी है नहीं बांग्लादेशी, कोई बांग्लादेशी नहीं है। होगा 1-2 कहीं अपना किराया भाड़ा में रहता होगा और अपना कमाता खाता अपना रहता है। हमसे सबसे क्या लेना है ना भैया। पैदाइश मेरी बंगाल में हुई है। मैं छोटा था, पिताजी लेके आए थे हमारे। हाँ, वहाँ पे खाने वाने के लिए तो दिक्कत थी, परेशानी थी, तब लेके आए थे हम लोगों को। यहाँ पे हमारे पिताजी के नसबंदी का प्लॉट मिला गया। प्लॉट मिला नसबंदी? जी, मिला गया। तो वो आके यहाँ रहने लगे। तो तब से हम यही है, बचपन से 8-9 साल की उम्र थी तब लेके आए हमारे पे। सिद्धांत जी, बड़ी समस्या ये है कि बांग्लादेश की बांग्ला और भारत की बांग्ला में कोई बहुत फ़र्क नहीं है, वो मिलती जुलती है। जैसे अमृतसर, भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की पंजाबी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अब मैं पंजाब से मेरा संबंध कुछ कहीं ना कहीं है, तो मैं पाकिस्तान की पंजाबी में बहुत उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है, बहुत उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत की पंजाबी में आज ही मैं एक पंजाब के नेता को सुना तो संज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। अब बताइए कि पाकिस्तान का कोई संज्ञान शब्द उसका इस्तेमाल करेगा? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है जो बांग्लादेशी है, अगर वो है या नहीं है, मैं उसके बारे में तय करने वाला कौन होता हूँ, तो उसको आइडेंटिफाई करने वाला भी नहीं है, क्योंकि दोनों की भाषा एक है, दोनों की भाषा भी एक है, उनके कपड़े पहनने के तरीके भी एक हैं, वस्त्र भी वो एक जैसे पहनते हैं, चेहरे मोरे भी एक जैसे हैं। आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे? आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनका रहन, खाना पीना, बोलना चालना हमसे बहुत ही अलग है। वो लोग 1 रुपए को 1 टहा बोलते हैं, ठीक है, और हम 1 रुपए को यहाँ पे भी 1 रुपए बोलते हैं और बंगाल में भी 1 टका बोलते हैं, ठीक है। हम 1 टका नहीं बोलते, 1 टका बोलते हैं। अरे जाने बंगाली जाने, अरे रुक तो जाओ। तो ये सब बहुत अंतर है। हम 8 रुपए को 8 रुपए बोलते हैं, 8 रुपए बंगाली में बोलते हैं 8 टका, और वो लोग कहते हैं 8 टहा, ठीक है। तो ये सब उनका रहन सहन बहुत अलग है। लेकिन यहाँ का सरकार और यहाँ का कानून, यहाँ का पुलिस सब मानते हैं हम भी बंगाल है, बंगाल के रहने वाले, हल्दिया कलकत्ता का। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो नहीं मानते। उनके बातें भी कुछ अलग, उनका खाना वाना वो भी अलग होते हैं। हम लोग का कैसे? हम लोग का जैसे मछली उछली लाती हूँ तो तल के बनाती हूँ, वो लोग ऐसे ही मसाला मिला के बैठा देता है, कढ़ाई में चढ़ा देता है। तो उन लोग का खाना हम लोग का पसंद नहीं होता। इसके अलावा स्थिति साल 2024 में और ख़राब हो गई। इस साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को अपना वतन छोड़ भारत में पनाह लेनी पड़ी। इसके बाद बहुत सारी संख्या में बांग्लादेश के भिन्न भिन्न समुदायों के नागरिक भारत में आने लगे, ये भी कहा गया, क्योंकि उनके अपने वतन की स्थितियां बेहद ख़राब थीं।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद, जानलेवा हमले के बाद आरोपी की शिनाख्त होती है कि वो बांग्लादेश से बंगाल आया गैर कानूनी तरीके से और फिर वो मुंबई तक पहुंच के अटैक को अंजाम देता है। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया इस घटना के सामने आने के बाद कि दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों या घुसपैठियों की शिनाख्त करें और उन्हें इविक्ट करने की ड्राइव चलाएं। जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आचार संहिता और चुनाव प्रक्रिया के दरमियान ये गतिविधियां दर्ज की गईं। उपराज्यपाल के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली की पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ बेदखली का अभियान शुरू किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर नागरिकता के प्रमाण मांगे गए। पुलिस वाला आता है पूछता है तो हम बोलते तो हमारे बात मानता ही नहीं वो लोग। क्या बोलता है? वो लोग कहता है कि नहीं तुम ही भी बंगाली बोलते हो तो तुम ही बांग्लादेशी हो। मतलब नहीं, बांग्लादेशी हम कैसे हो जाएंगे जब हमारे बाप दादा मतलब बाप दादा पूर्व कोई नहीं देखा बांग्लादेश, तो हम कैसे देख लेंगे और हमें बांग्लादेशी का कैसे पता चलेगा रास्ता। तो हम तो हल्दिया के हैं, हल्दिया के रहने वाले हैं। हम यहाँ से आनंद विहार से गाड़ी में बैठती हूँ, 24 घंटा में हम हल्दिया पहुँच जाती हूँ। जिस तरीके से अभी ये देख लिए सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके हमला हुआ है, वो भी बांग्लादेशी है। तो ये क्या कहानी है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो अनलीगल है बांग्लादेशी उनको भेजा जाए यहाँ से। ये काम किसका है? सरकार का है। ये है देखो गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है, तो ये है हम भी बंगाली हैं तो वो भी बंगाली है, बांग्लादेशी मुसलमान है वो भी मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें भी थोड़ा टॉर्चर, ये पुलिस वाले का काम क्या है? सबके दायरे में उठा के ले जाना। आप अपना प्रूफ दिखा दो, पुलिस वाला क्या वो कमिश्नर भी बोलेगा जाओ भैया जाओ घर। खबरें कहती हैं कि अपने इस अभियान में दिल्ली पुलिस को सफलता भी मिली। इस दिसंबर 2024 में छपी दी हिंदू की खबर बताती है कि पूरे राजधानी में करीब 1000 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों की शिनाख्त की गई। कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ की जांच की गई, कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया और कुछ की जांच अभी भी जारी है। खबरों में रोज़ कुछ नए आंकड़े जुड़ते जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी समझ कर उठा के ले गया था। बांग्लादेशी समझ के उठा के ले हाँ, तो लेकिन पुलिस तो आ रही है, हर जगह कागज पत्तर चेक कर रही है। आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे जो पहचान है वो होनी चाहिए। वो है कि वो नहीं होगी तभी ले जाएगी शायद ना। नहीं आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सब है। तो क्यों नहीं, तो क्यों ले गई? वो किसी दूसरे के कहने पे बांग्लादेशी समझ कर उठा के ले गया। फिर उसके पहले दिन मेरे बड़े भाई लोग गए थे। वो लोग सारे प्रूफ दिखाने के बाद सारा जांच पड़ताल इंक्वायरी करके फिर रात के टाइम छोड़ा 12 बजे। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मोडस ऑपरेंडी पे अपने खुलासे किए। इसमें 3 मेजर पार्ट आप देखेंगे। एक बांग्लादेशी तरफ से जो आने वाले इमिग्रेंट को डंकी रूट से इंडियन बॉर्डर में पुश करता था। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे बांग्लादेश की, उसमें काफ़ी पोर्शन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगा हुआ है, जिसमें कुछ रिवराइन क्षेत्र भी आता है और जंगल का क्षेत्र है। तो ऐसे कुछ रास्तों का सहारा लेके वो अपनी साइड से पुश करते हैं इंडियन बॉर्डर पे। तो उनका एक एजेंट डंकी रूट से उनका सिर्फ काम होता है उनको बांग्लादेश की सीमा से बाहर लेके इंडियन सीमा तक पहुंचाना। इसका दूसरा काउंटर पार्ट इंडियन साइड में होता है, जो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको रिसीव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, रात को रुकवाता है और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके वो टुवर्ड्स असम, पहले असम लेके आता है
और असम के थ्रू फर्दर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता या जहां भी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वहां भेजता है। और थर्ड मॉड्यूल जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सेकंड मॉड्यूल ट्रांजिट का काम करता है, और फाइनल मॉड्यूल जो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में है, वो वहाँ पर इसको रिसीव करता है, रुकवाता है, उनको कुछ इनिशियली चीज़ें मुहैया कराता है काम धंधे के लिए, और फाइनली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बना के, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ताकि वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके, रह सके। तो ये एक 3 श्रृंखला में ये मॉड्यूल ऑपरेट करता है। इसके बाद ये रूट्स दिखाएंगे। इसमें जो मेन किंग पिन है वो अनीश शेख है, जो बांग्लादेशी है। वो करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था, और अब वो उस रूट में माहिर हो गया और उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी है और इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इसको समझते हैं एक्सपर्ट्स की निगाहों से। मसला ये है कि और जो मैं रोहिंग्या पे फिर आता हूँ कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है, 2.5-3-4 करोड़ की आबादी का शहर है। ये 1947 में 10 लाख की आबादी नहीं थी इस शहर में। तो अब वो अगर यहाँ पे 2-4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार या 30 हज़ार, 40 हज़ार रोहिंग्या दाएँ बाएँ रहते हैं, उनका भी आपको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है ना? तो यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदू बहुत हैं, उनका क्या पता चल रहा है ना? तो मेरा मानना है कि बांग्लादेशी तो डेफिनेटली हैं। यहाँ पे बीजेपी की जब सरकार थी, खुराना जी बहुत ही इस बात को मुद्दा उठाते थे। खुराना जी की हम इनको बाहर वहाँ पे भेज देंगे, बाहर बांग्लादेश में वापस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अंततः अथवा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, उसका कोई हल नहीं है। आप कलकत्ता जाइए, सल्दिया रेलवे स्टेशन की तरफ जाइए, मैं एक बार वहाँ पे देखा, वो लोग बताते हैं कि सब दशकों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, सबको पता है। ये इसका कोई हल आपको नहीं आपका कोई है और आप उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तमाम आग्रहों के बावजूद मुद्दा बना रहेगा और बना हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा का। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, ये इसके लिए सरकारों को कुछ उपाय सोचने होंगे और सोचते भी होगी। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक बड़ा मसला है। मैं मानता हूं कि साहब ये रोक नहीं सकता है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, और फैक्ट ये रोक नहीं आप सकते हैं। अगर आप किसी शहर को देखें तो शहर एक इकाई है, एक सभ्यता की इकाई है। शहर जब बनते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि वो तमाम लोगों को पनाह दें, लोगों को जगह दें कि वो पढ़ सकें, लिख सकें, कमा सकें, आगे बढ़ सकें। लेकिन इन्हीं शहरों में राजनीति होती है, इन्हीं शहरों में तमाम किस्म के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, तमाम मसले होते हैं, जिन्हें सही समय पे सही तरीके से हल किया जाना ज़रूरी है, ताकि सभी लोगों के, चाहे देश के नागरिक हों, चाहे देश में आने वाले शरणार्थी, किन्हीं के हितों का नुकसान न हो।